हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर है दोस्तों आपका 14 मार्च को। तो 14 मार्च को अंतिम पेपर है आपका सामाजिक विज्ञान का। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और अभी जो आपके पेपर चल रहे हैं इसमें कैसे प्रश्न आ रहे हैं, उसी पैटर्न पे आधारित ये ब्लूप्रिंट तैयार करके मैं लेकर के आया हूँ। इसमें इस पूरे ब्लूप्रिंट में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उस टाइप के प्रश्न हैं। तो इस पूरे 26 प्रश्न हैं, तो इन पूरे 26 प्रश्नों को देखिएगा। विकल्पीय प्रश्न, खालिस्तान वाले प्रश्न, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, सारे प्रश्न हैं दोस्तों। ब्लूप्रिंट लेकर के आया हूं मैं, तो इन सारे प्रश्नों को देखिएगा, आप समझिएगा कि किस प्रकार से परीक्षा में आपको लिखना है और कैसे इनके उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। और विज्ञान की वीडियो भी डाला है, सारे विषय की वीडियो डाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले आपको 1 से 5 तक प्रश्न पूछे जाएंगे जो एक एक नंबर के होंगे आपके। तो किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, उनके उत्तर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो हम आज इस वीडियो में देखते हैं। इन सारे प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा। और 3-4 वीडियो और मैंने सामाजिक विज्ञान की चैनल पर डाला है, तो उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखिएगा। सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि समय पर आपको सब कुछ मिल सके। प्रश्न नंबर पहला जैसे पूछा है, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे, कौन थे? तो इसमें आएगा दोस्तों अब डी नंबर सही ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। ये क्या है, प्रथम ब्रिटिश शासन के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है। तो प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग और अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रकार से ए नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा, हमने पढ़े भी हैं पाठ में। प्रश्न नंबर 2 पूछा है जैसे कि बाल मजदूर प्रतिबंधित नियम या कानून कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 2016 में लागू किया गया था। सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। बाल मजदूर प्रतिबंधित नियम कानून, जो बाल मजदूर है ना। और अगर उसमें आयु पूछे तो आयु लिखना 14 वर्ष, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं वो मजदूरी यानी किसी भी फैक्ट्री कारखाने में मजदूरी का काम नहीं कर सकते, हैं ना। तो इस प्रकार से ये कानून कब आया था? 2016 में आया था। तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे अगर ऐसा प्रश्न आता है तो। तीसरा नंबर का आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब और किस नदी के किनारे शुरू की गई थी? तो याद रखना दोस्तों, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। सन 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू की गई थी। तो इस प्रकार से आपको ए नंबर इसमें लिखना है। और ये याद रखिएगा कि पूछ सकता है पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब शुरू की गई? तो 1665 आएगा उत्तर। और किस नदी के किनारे अगर पूछा तो हुगली नदी इसका उत्तर होगा। तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको याद रखिएगा। चौथा नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इस प्रकार से आपको लिखना है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर अंबेडकर जी लिखेंगे, है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर आया तो डॉक्टर अंबेडकर जी लिखना है आपको। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, है ना। और दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछे तो लौह पुरुष, याद रखना लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? अगर इस प्रकार से पूछा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके प्रश्न सारे क्लियर हो रहे हैं। इस प्रश्न में मैंने आपको 4 प्रश्न क्लियर करवा दिया है। ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो आपको ज़रूर बनेगा। अगर कोई चीज़ नहीं बन रही है तो पेपर पेन में नोट करते जाइए, ताकि वो आपको याद रहे। 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी और काफ़ी अच्छा पेपर बने, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएँ आप, अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, 26 प्रश्न पूरे, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारी चीज़ों को देखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछा है आपसे, विकास एवं उद्योग की दृष्टि से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? वेरी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। 2 संसाधन होते हैं, याद रखना 2 प्रकार। तो बी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो आपका 6 नंबर से 10 नंबर तक के होंगे। प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 10 तक जो 1-1 नंबर के प्रश्न होंगे दोस्तों आपके। जैसे पूछा इसमें, डलहौजी ने खालिस्तान सिद्धांत लागू किया था तो विलय नीति लागू की थी, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विलय नीति का सिद्धांत लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 आएगा यहाँ पे। एक सेमी मृदा बनाने में कितने वर्ष लग जाते हैं? तो सैकड़ों वर्ष। प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवितों की संख्या
क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। और सन खालिस्तान में वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, तो सन 1773 इसका उत्तर होगा। याद रखिएगा, ये सन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे कई सारे प्रश्न पूछ सकता है कि वारेन हेस्टिंग कब बने, तो सन 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना सन 1773 में वारेन हेस्टिंग था। तो इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाले प्रश्न ये कंप्लीट हुए दोस्तों। अब हम देखेंगे आपके 2 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपको। प्रश्न नंबर 11 से 16 तक लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। और कोई चीज़ नहीं बन रही है तो नोट कर लेना दोस्तों, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपसे बन जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूरे 26 तक। तो देखिए, आइए देखते हैं पूरे प्रश्नों के उत्तर सहित कि मुंडा लोग कहाँ रहते थे, इस प्रकार से पूछा है। तो याद रखना, उत्तर में लिखिएगा कि मुंडा लोग आधुनिक झारखंड राज्य के छोटा नागपुर में रहते थे। इस प्रकार से आपको प्रश्न 11 के उत्तर में लिखना है। 12वां नंबर का प्रश्न है इसमें कि मानव को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद कौन करते हैं, तो उत्तर में लिखना कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य मानव को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 13 है सनराइज उद्योग किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखना उभरते हुए उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य लाभ उद्योग, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग इत्यादि। तो इस प्रकार से प्रश्न 13 के उत्तर में लिखना। सनराइज उद्योग वेरी आईएमपी प्रश्न है, ये आपको पूछ सकता है, नया प्रश्न है आपके लिए। 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ है कि ऊपरी अदालत के फैसले नीचे की सारी अदालत को मान्य होते हैं। इस व्यवस्था को एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में, तो ये पूछ सकता है दोस्तों, इसलिए इसको आप याद जरूर रखिएगा कि एकीकृत न्याय व्यवस्था क्या है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुना दिया तो उस फैसले को नीचे की जितनी भी अदालत है, जिला न्यायालय है ना, हाई कोर्ट है, इनको उसके फैसले को मानने पड़ते हैं। ये क्या है? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। तो इस प्रकार से आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं दोस्तों इसे। प्रश्न नंबर 15 जैसे है यहाँ पर दिया गया है कि सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल चालू किया गया था, है ना, जिसका नाम था pencil.gov.in। क्यों बनाया गया था, इस प्रकार से पूछा है। नया प्रश्न है, याद रखिएगा, पूछ सकता है अगर ऐसा प्रश्न आता है, या पूछ सकता है कि pencil.gov.in इसके बारे में समझाइए। तो आपको लिखना है कि सन 2017 में ऑनलाइन पोर्टल जो बनाया गया था pencil.gov.in प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर बनाया गया था। यानी पेंसिल का ये फुल फॉर्म है ना। ये भी याद रखना दोस्तों, पेंसिल का अगर पूरा नाम पूछे तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, है ना। ये बनाया गया था और यह पोर्टल शिकायत दर्ज करने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया था। इस प्रकार से लिखना। आईएमपी प्रश्न है, आ सकता है ये, इसलिए यहाँ ब्लूप्रिंट में दिया गया है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी सारे प्रश्न है, कब बनाया गया था ऐसा पूछ लिया तो 2017 में, या पेंसिल का फुल फॉर्म पूछ लिया, पूरा नाम तो लिख देना प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, इस प्रकार से लिख देना, है ना। और यह पोर्टल क्यों बनाया गया था, तो ये चाइल्ड ट्रैकिंग और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, है ना, इसके क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया था। ऐसा आपको प्रश्न 15 में लिखना है दोस्तों। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए तथा इनकी अध्यक्षता कौन करता है, ये भी लिखना है। तो याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 545, है ना। क्या लिखेंगे? 545 लिखेंगे, और इनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये आपका 16 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके प्रश्न नंबर 17 से 22 तक पूछे जाएंगे, और ये आपके 3-3 नंबर के होंगे दोस्तों। सारे प्रश्नों में आपको 3 नंबर मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी अच्छे से इनके उत्तर आपको लिखना है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 लिखा है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो उत्तर में लिखना कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेख कक्ष बनाए, रिकॉर्ड रूम स्थापित किए तथा महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संसाधन
संस्थान भी बनाए गए थे। इस प्रकार से आपको लिखना है ना। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जो ज़रूरी कागजात थे, ज़रूरी कागज़ थे, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या किया था, रिकॉर्ड रूम बनाया था, है ना, अभिलेखागार बनाया था, संग्रहालय बनाया था। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बनाई थी। तो ऐसा आपको 17 में लिखना है। 18 नंबर का प्रश्न है, सन 1824 में कंपनी के सैनिकों ने वर्मा जाने से क्यों मना किया, बर्मा जाने से क्यों मना कर दिया था। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि सन 1824 में कंपनी के सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला। तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैनिकों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगी, है ना। इस प्रकार से प्रश्न 18 में आपको लिखना है। 19 नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि और प्राकृतिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि में लिख देंगे कि किसी देश में एक निश्चित अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर में अप्रवासन से हुई वृद्धि को जोड़ दिया जाता है, तो इसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। और प्राकृतिक वृद्धि में लिखिएगा कि जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं, इसीलिए एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 19 में लिखना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम क्यों बनाया गया। इस प्रकार से पूछा गया है, वेरी आईएमपी प्रश्न है, तो इसको अच्छे से लिखिएगा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 क्यों बनाया गया। तो इसके उत्तर में लिखना कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार इस बात के लिए भारी दबाव सरकार पर पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। इसीलिए क्या किया गया था, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम बनाया गया था। 21 नंबर का प्रश्न है, ईसाई प्रचारकों की लोगों द्वारा आलोचना व समर्थन के क्या कारण थे। तो उत्तर में लिखिएगा, ईसाई प्रचारकों की लोगों के द्वारा आलोचना व समर्थन के निम्नलिखित कारण थे। पहला लिख देना, आलोचना का कारण कि लोगों का मानना था कि भारतीय संस्कृति को नष्ट कर पाश्चात्य संस्कृति को भारतीयों पर लाद देंगे, जनजाति समूहों तथा निम्न जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कर देंगे, है ना। इस प्रकार से ये आलोचना का कारण था। और दूसरा समर्थन का कारण ये था कि लोगों का मानना था कि ये स्त्री शिक्षा तथा पुरुषों के समानता के पक्षधर हैं। साथ ही ईसाई प्रचारकों का इसीलिए भी समर्थन किया कि उन्होंने जनजातीय लोगों का निम्न जाति के लोगों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न 21 के उत्तर में लिखना है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों प्रश्न नंबर 21। और 22 पूछा है आपसे, वेरी आईएमपी प्रश्न है, औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, औपनिवेशिक युग वह युग है जिसमें कोई देश किसी देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से दबाकर उस पर शासन करता है। भारत पर ब्रिटिश शासन का युग औपनिवेशिक युग कहलाता है। इस प्रकार से प्रश्न 22 के उत्तर में आपको लिखना है। तो ये आपका 22 तक कंप्लीट हुआ, जो आपके 3-3 नंबर के थे। इसके बाद अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो आपके दोस्तों 23 नंबर से 26 नंबर तक पूछे जाएंगे, जो आपके 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे। दोस्तों काफ़ी अच्छे से इन प्रश्नों को लिखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। इसमें 4 प्रश्न है और चारों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को देखिएगा, अगर कोई चीज़ नहीं बन रही है तो नोट कर लेना। और सामाजिक विज्ञान की 3-4 वीडियो और चैनल पे मैंने डाला है, तो उन्हें चैनल पे जाकर के देखें सब्सक्राइब करके। उनमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए है इसमें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिलती रहे। प्रश्न 23 है दोस्तों कि पश्चिम में आधुनिक काल का क्या तात्पर्य है। आधुनिक काल को औपनिवेशिक काल क्यों कहा जाता है। तो उत्तर में लिखिएगा कि पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास को आधुनिक युग मानते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में भारत जैसे अनेक औपनिवेशिक देश में लोगों के पास लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति जैसी आधुनिकता की ताकत नहीं थी। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने आधुनिक काल को औपनिवेशिक काल भी कहा है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 23 के उत्तर में आपको लिखना है। 24 नंबर का प्रश्न है इसमें कि आपके आसपास के क्षेत्र में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है, इन्हें खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत कीजिए। तो याद रखना फसलों से प्रश्न आएगा, तो खाद्यान्न फसलें में लिखेंगे हम धान,
गेहूँ, मक्का, इस प्रकार से खाद्यान्न फसलें हैं। तो धान में लिख देंगे कि यह मुख्य खाद्यान्न फसल है और मध्य प्रदेश में व्यापारिक रूप से उत्पादित की जाती है। गेहूं में लिख देना कि गेहूं भी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। और मक्का में लिखना कि मक्का मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद दूसरा है व्यापारिक फसलें। तो व्यापारिक फसलें में लिख देंगे सोयाबीन, कपास और सरसों। सोयाबीन में लिखना कि सोयाबीन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है और यह तेल और प्रोटीन के लिए उपयोग होता है। कपास में लिखेंगे कपास की खेती व्यापारिक उपयोग के लिए होती है। यह वस्त्र निर्माण, कपास की फाइबर इत्यादि के लिए उपयुक्त होता है। सरसों में लिखेंगे सरसों के बीज से तेल निकाला जाता है और इसका व्यापारिक उपयोग खाद्य और औद्योगिक उत्पादनों में करते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। और 25 नंबर का प्रश्न है दोस्तों इसमें कि जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है। कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, कानून को लागू करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस प्रकार से पूछा है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, लिखिएगा कि कानून वे सामान्य नियम होते हैं जिनका पालन अनिवार्य होता है। कानून को लागू करने का मतलब होता है कि उस कानून का आम जनता द्वारा पालन करवाना या उस कानून को इस्तेमाल में लाना। कानून को लागू करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। कानून को नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए व उनके समुचित विकास के लिए बनाया जाता है। कानून के लागू होने पर ही उसे प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए कानून को लागू करना भी महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 25 में लिखना है। और 26 प्रश्न वेरी आईएमपी प्रश्न है कि सन 58 के बाद कंपनी में देसी व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए थे कंपनी ने, है ना। मतलब प्रश्न है सन 1854 के बाद कंपनी ने देसी व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए। तो पॉइंट में लिख देंगे इसमें कि क्या क्या कदम उठाए थे कंपनी ने। तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूल को देखरेख का जिम्मा सौंप दिया गया। पंडितों को पाठशाला का दौरा करना और अध्यापन की स्थिति में सुधार लाने का काम सौंपा गया। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें तथा कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। 5वां लिखेंगे कि अध्यापन कार्य पाठ्यपुस्तकों पर आधारित किया गया था। और 6वां लिख देंगे कि विद्यार्थियों की प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी और विद्यार्थियों को नियमित शुल्क, नियमित उपस्थिति तथा अनुशासन के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। तो इस प्रकार से 1854 के बाद कंपनी में देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु कंपनी ने कदम उठाए थे। तो इस प्रकार से आपको ऐसे उत्तर में लिखना है। तो दोस्तों ये 26 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक विज्ञान का आपका 14 मार्च को जो पेपर है उसके लिए इन प्रश्नों को पढ़िएगा, समझिएगा कि किस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको बताया है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चैनल सब्सक्राइब करके और भी वीडियोज़ डली हैं उन्हें भी देखिएगा ताकि वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छे प्रश्न मिल सके। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।